बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि आकाशगंगा के भीतर के धूल और गैस के बादल को कहते हैं। तो जो आकाशगंगा के भीतर धूल और गैस के जो बादल होते हैं उनको क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारे, ब्लैक ड्वार्फ, निहारिका या ब्लैक होल। तो इसका सही आंसर है उनको कहा जाता है निहारिका। उनको क्या कहते हैं? उनको निहारिका कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और निहारिका को ही इंग्लिश में बोला जाता है नेबुला, यानी निहारिका का दूसरा नाम क्या होता है? निहारिका का दूसरा नाम होता है नेबुला। क्या होता है? नेबुला। कुछ फेमस यानी कि प्रसिद्ध नेबुला हैं जिन्हें आप जानते होंगे, जो एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं। जैसे एक है ओरियन नेबुला। कौन सा है? ओरियन नेबुला है एक। दूसरा है रिंग नेबुला। कौन सा है? रिंग नेबुला। और एक और है कैरिना नेबुला। कौन सा है? कैरिना नेबुला। यानी कि ये निहारिकाएं हैं, ये कुछ पेपर में आने वाली निहारिकाएं हैं, नेबुलाएं हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है? तो ऐसा कौन सा है? ऊतक ले जाते हैं, सिराएं ले जाती हैं, लसिका या धमनियां? तो जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है धमनियां। उनको क्या कहते हैं? उनको धमनियां कहते हैं। और दोस्तों धमनियां जो रक्त को ले जाती हैं वो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। कैसा होता है? ऑक्सीजन युक्त, जिसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त कहा जाता है। और शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाते हैं, कौन ले जाते हैं? वो ले जाती हैं सिराएं। इनमें अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इनमें अशुद्ध रक्त बोला जाता है। कैसा रक्त होता है? ये अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, 2018 में पहली बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप फाइनल में पहुंचा। तो कौन सी टीम थी जो 2018 में पहली बार फाइनल में पहुंची थी? पुर्तगाल, भारत, ब्राजील, क्रोएशिया? तो इसका सही आंसर है क्रोएशिया था। कौन सा था? क्रोएशिया था जो पहली बार फाइनल में पहुंचा था। और वो भी किसके खिलाफ पहुंचा था? इसके विरुद्ध में कौन सी टीम थी? वो थी फ्रांस। कौन सी थी? फ्रांस जिसको फाइनल में जीत गई थी, लेकिन ये फाइनल में हार गई थी। तो पहली बार क्रोएशिया फाइनल में पहुंची थी। और 2022 के जो फीफा वर्ल्ड कप हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे कतर में। कहाँ? कतर की राजधानी दोहा में हुए थे। और इसमें विजेता टीम रही थी अर्जेंटीना। कौन सी टीम थी? अर्जेंटीना, जिसमें विजेता थी। और किसको हराया था? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। किसको? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, लोध जलप्रपात राज्य में स्थित है। तो लोध जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, उत्तराखंड में या झारखंड में? तो जो लोध जलप्रपात है ये झारखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। और एक टाइगर रिजर्व के अंदर पाया जाता है ये लोध जलप्रपात। वो टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? वो है पलामू टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व है? पलामू टाइगर रिजर्व। और ये पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये है झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना वर्ष में की गई थी। तो किस वर्ष ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की गई थी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए? तो ड्राफ्टिंग कमेटी को दोस्तों प्रारूप समिति भी कहा जाता है। प्रारूप समिति भी इसको बोलते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1945 में, 1946 में, 1947 या 1949? तो इसका सही आंसर है ये हुई थी 29 अगस्त 1947 को। कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना हुई थी। और इस प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? एक तो अध्यक्ष थे जो कि अंबेडकर जी थे, उसके बाद जो 6 बाकी के सदस्य थे। तो इसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने थे इस समिति में? कुल 7 सदस्य थे जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, यानी मसौदा तैयार किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, के दौरान हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए थे। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी, पहली या पांचवी? तो इसका सही आंसर है ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए थे। और इसी को कहा जाता है पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कौन सा बोला जाता है? पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और
जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल था 1974 से लेके 1978 इसका कार्यकाल था। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये थी 1951 से लेके 1956 इसका कार्यकाल था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से लेके 1961 इसका कार्यकाल था। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल था 1961 से लेके 1966 इसका कार्यकाल था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, कौन सा अम्ल सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित है? तो कौन सा अम्ल है जिसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल या प्रोपेनोइक अम्ल? तो इसका सही आंसर है ये है इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक अम्ल है। और एथेनोइक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3COOH, इसका रासायनिक सूत्र होता है एसिटिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्त्रावित करती है? यानी कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन रिलीज करती है? अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? तो इसका सही आंसर है ये करती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को रिलीज करती है। और पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? ये होती है ब्रेन में, यानी कि मस्तिष्क में ये होती है, एक छोटे से मटर के दाने के बराबर होती है। और इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये दूसरी जो ग्रंथियां होती हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम एम्प्लॉयमेंट में शुरू किया गया था। किस वर्ष में शुरू किया गया था? सन 2000 में, 2010 में, 2005 में या 1995 में? तो कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है ये शुरू किया गया था 1995 में। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, 1 अप्रैल 1995 में ये शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये केबीआईसी के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा या शिशिर कुमार घोष के द्वारा? तो जो केसरी समाचार पत्र था ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। और ये जो केसरी था ये कब प्रकाशित किया जाता था? 1881 ईस्वी में इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इनके द्वारा एक और समाचार पत्र था जिसका नाम था मराठा। कौन सा समाचार पत्र था? ये था मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में था। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था मराठा। इनके 2 समाचार पत्र थे, एक था केसरी, एक था मराठा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को में टाइफून के नाम से जाना जाता है। किस देश में जाना जाता है टाइफून के नाम से? फिलीपींस में, जापान में, दक्षिण कोरिया में या फिर चीन में? तो जो टाइफून के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है जापान में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। जैसे कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं अपने यहाँ पर इंडिया में बोला जाता है चक्रवात, तो उसी प्रकार जापान में बोला जाता है टाइफून या टाइफू। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, किसने ड्राफ्टिंग कमेटी की अवमानना करते हुए एक नए शब्द ड्रिफ्टिंग कमेटी से संबोधित किया था? तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी की तो अवमानना की और उसको एक नया शब्द दिया, उसको बोला गया ड्रिफ्टिंग कमेटी? तो कौन थे वो? एन माधव राव, नजीरुद्दीन अहमद, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर? तो इसका सही आंसर है ये थे नजीरुद्दीन अहमद। इन्होंने ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा था, ड्राफ्टिंग कमेटी को। और ये पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करते संविधान सभा में। जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या है? आवेग है, बल है, जड़त्व है या त्वरण है? तो जो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है वो होता है संवेग। तो दोस्तों यहाँ आवेग को आप काट के यहाँ पर कर लीजिएगा संवेग। क्या कर लीजिएगा? संवेग, उसको लिख लीजिएगा। जो इसका गुणनफल होता है वो होता है संवेग। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है संवेग का। अगला प्रश्न है रैडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो जो रैडर शब्द होता है वो किससे संबंधित है? बैडमिंटन से, टेनिस से, कबड्डी से या वॉलीबॉल से? तो इसका सही आंसर है ये होता है कबड्डी से रैडर। तो दोस्तों रैडर वो होता है जो दूसरे के दल में या जो द्वंद्वी होता है उसके क्षेत्र में जाकर हमला बोलता है, तो वो होता है रैडर, उसको रैडर बोला जाता है। और इस कबड्डी में कुल प्लेयर होते हैं 7। कितने प्लेयर होते हैं? कुल 7 इसमें प्लेयर होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे? बी आर अम्बेडकर, एस एन मुखर्जी, जे बी कृपलानी या ए बी ठक्कर? तो इसका सही आंसर है ये थे बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। और दोस्तों भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था? ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है? यानी कि भारतीय संसद के जो सदन होते हैं एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो इनमें से ऐसा कौन सा सदन है जो लोगों द्वारा यानी कि जनता के द्वारा चुना जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा? तो इसका सही आंसर है ये चुना जाता है लोकसभा को। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वे जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, यानी प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और लोकसभा का अनुच्छेद कौन सा है? लोकसभा का जो अनुच्छेद में वर्णन है वो है 81। इस अनुच्छेद में वर्णन है 81। लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। कितना होता है? ये होता है 5 वर्ष। और जो लोकसभा होती है इसको अस्थायी सदस्य भी कहा, स्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसको 5 साल से पूर्व यानी अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, इसलिए ये लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको लोकसभा का स्पीकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। तो जो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था जिसमें पूर्ण जो स्वराज था उसके लक्ष्य को स्वीकार किया गया था? लाहौर में हुआ था, नागपुर में, कराची में या सूरत में? तो इसका सही आंसर है ये हुआ था लाहौर में। 1929 का कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो लाहौर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। उनके द्वारा पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है वर्ष 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन शोर के द्वारा, सर विलियम जोन्स के द्वारा, डेविड ग्रीन के द्वारा या चार्ल्स वुड के द्वारा? तो 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। सर विलियम जोन्स के द्वारा, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे और इन्होंने इसकी स्थापना की थी ताकि जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में उसको अध्ययन करने के लिए, उसको क्या करने के लिए? अध्ययन करने के लिए, भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए इन्होंने इसकी स्थापना की थी। बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब, पो, बोल्गा या डॉन? तो जो बुडापेस्ट है ये है डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, जो कि यूरोप में है। ये नदी किस में है? ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। डेन्यूब नदी के किनारे और भी राजधानियां हैं जैसे कि वियना है। कौन सी है? वियना है। और किस देश की राजधानी है? ये है ऑस्ट्रिया की राजधानी। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। एक है बेलग्रेड। कौन सी है? एक है बेलग्रेड जो कि सर्बिया की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? सर्बिया की राजधानी है। ये भी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान? तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, गोवा में या फिर गुजरात में?
तो इसका सही आंसर है, ये स्थित है गोवा में। कहाँ स्थित है? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। और जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर एक और राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? मोलेम राष्ट्रीय उद्यान भी गोवा में ही स्थित है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों की व्यवस्था किसने की थी? जॉन न्यूलैंड्स ने, डोवे राइनर, इवानोविच मेंडेलीफ ने, या जोहान वोल्फगैंग दमित्री ने, या हेनरी मोजले ने? तो इसका सही आंसर है, जो आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से किसने रखा था? ये रखा था डोवे राइनर, इवानोविच मेंडेलीफ के द्वारा द्रव्यमान के हिसाब से रखे गए थे। लेकिन जो हेनरी मोसले हैं, इनके द्वारा आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु परमाणु संख्या के हिसाब से रखा गया था, यानी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, समुद्री गाय या डूडोंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? लक्षद्वीप द्वीप समूह में, मन्नार की खाड़ी में, कोरोमंडल तट में, या खंबात की खाड़ी में? तो इसका सही आंसर है, ये पाई जाती है मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में। और दोस्तों, जो समुद्री गाय होती है, ये एक लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी जीव है, जो कि लुप्त होने की कगार पर है, और ये मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है, प्रश्न नंबर 23 है, भारत में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से, अर्जुन पुरस्कार से, सुल्तान अजलन शाह कप से, या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार से? तो इसका सही आंसर है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। तो जो विश्वविद्यालय होते हैं, टूर्नामेंट होता है एक अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, उसमें जो शीर्ष प्रदर्शन करता है उसको एक ट्रॉफी दी जाती है, जिसका नाम होता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। और दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1956 से 1956-57 के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। अर्जुन पुरस्कार अच्छा खेल प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है, और सुल्तान अजलान शाह कप ये हॉकी के लिए दिया जाता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच के लिए दिया जाता है, यानी प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में सर्दियों की शुरुआत में के कारण वर्षा होती है? तो किसके कारण वर्षा होती है सर्दियों में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण, या पश्चिमी विक्षोभ के कारण? तो इसका सही आंसर है, जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है उसके कारण तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में सर्दियों की शुरुआत में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में, असम में, उड़ीसा में, या बिहार में? तो इसका सही आंसर है, ये स्थित है बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है नागार्जुनी गुफाएं। नागार्जुनी गुफाएं और एक और गुफाएं हैं जिसको बोलते हैं बरावर की गुफाएं। बरावर गुफाएं, ये दोनों ही बिहार में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। और इन जो गुफाएं हैं, इनका निर्माण जो अशोक थे, अशोक का पुत्र जिसका नाम था दशरथ, अशोक के पुत्र दशरथ के द्वारा इन गुफाओं का निर्माण कराया गया था। इसमें कुल 3 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018। तो यहाँ पर दोस्तों आप काट के 2024 रिपोर्ट कर लीजिएगा। कौन सी? 2024 कर लीजिएगा। 2024 में सबसे जो अंतिम पायदान पर था वो कौन सा देश था? तो जो अंतिम पायदान पर था, ये वर्तमान में जो 146वें नंबर पर है, ये है अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान पर है। पहले नंबर पे है फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड जो है पहले नंबर पर है। और 126वें नंबर पर है इंडिया। कौन सा है? इंडिया। भारत की जो रैंक है हैप्पीनेस इंडेक्स में, वो है 126। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिम्नास्टिक से संबंधित है? दीपा कर्माकर, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, या मिताली राज? तो जो जिम्नास्टिक से संबंधित है वे है दीपा कर्माकर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, दीपा कर्माकर।
और जो साइना नेहवाल और पीवी सिंधु हैं दोनों ही बैडमिंटन से संबंधित हैं और मिताली राज हैं क्रिकेट से संबंधित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई खेल 2018 में 18वें नंबर में यानी कि 18वें समग्र चैंपियन था? पाकिस्तान, चीन, भारत या जापान? तो इसका सही आंसर है उस समय चीन एशियाई खेलों में समग्र यानी कि शीर्ष स्थान पर था। और जो 2022 2023 के जो एशियाई खेल हुए हैं, 2023 के एशियाई खेल हुए हैं उसमें पहला स्थान भी चीन का ही है। किसका है? पहला स्थान भी चीन का ही है। और जो 2023 के जो खेल हुए हैं वो हुए हैं हांगझाऊ चाइना में। किसमें? हांगझाऊ। जो हांगझाऊ है वो चीन में स्थित है, वहां पर 2023 के एशियाई खेल आयोजित किए गए हैं। भारत ने इसमें कुल 107 पदक जीते। कितने पदक जीते? भारत ने कुल 107 पदक जीते। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 29 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? बेवेल, इरविन लिलिथगो या माउंटबेटन? तो उस समय भारत का जो गवर्नर वायसराय था वो था इरविन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। इरविन का जो कार्यकाल था वो था 1926 से लेके 1931 इसका कार्यकाल था। और जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तो इसका सही आंसर है इरविन उस समय वायसराय था। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 30 है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 90 या अनुच्छेद 50? तो इसका सही आंसर है ये है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 है, विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2018 में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन, दिल्ली, सिडनी, कैनबरा? तो इसका सही आंसर है लंदन में आयोजित किया गया था। तो जो विंबलडन ओपन होते हैं ये ब्रिटेन में आयोजित किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं? हर बार ब्रिटेन में आयोजित किए जाते हैं। ग्रैंड स्लैम की संख्या कुल 4 है। कितनी है? कुल 4 होती है। पहले हैं ऑस्ट्रेलियन। कौन से हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो पहले हैं। दूसरा है फ्रेंच ओपन। कौन सा है? फ्रेंच ओपन। तीसरा है विंबलडन। तीसरा कौन सा है? विंबलडन। और चौथा है यूएस ओपन। तो कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन, चौथा है यूएस ओपन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 है, विश्व विरासत स्थल महान सांची के स्तूप का निर्माण किया था। किसने किया था? समुद्रगुप्त ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने या चालुक्य ने? तो जो महान सांची के स्तूप का निर्माण किया था वो किया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। और ये सांची के स्तूप कहाँ स्थित हैं? ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 33 है, जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोजन करती है तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या हाइड्रोजन गैस? तो इसका सही आंसर है धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। और धातु ऑक्साइड को हम आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आयरन ऑक्साइड भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड बोला जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 है, वह कौन सा गुण है जो एक चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है? यानी कि इलेक्ट्रॉन के बहते हुए जो मार्ग होता है उसमें अवरोध उत्पन्न करने वाला ऐसा कौन सा गुण है? प्रतिबाधा है, वोल्टेज है, प्रतिरोध है या परिमाण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये है प्रतिरोध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 है, भारत में एक राज्य के राज्यपाल के नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 32 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष? तो एक राज्य के राज्यपाल बनने के लिए उसकी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है उनकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। यानी कि कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। और भी क्या योग्यताएं होती हैं? पहली है भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है? तो कौन सा करता है? विद्युत जनित्र, साइक्लोट्रॉन, प्रतिरोधक या इंसुलेटर?
तो इसका सही आंसर है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है वो होता है विद्युत जनित्र, जिसको विद्युत जनरेटर भी कहा जा सकता है। क्या बोलते हैं? जनरेटर भी बोल सकते हैं, जो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है, ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में बेबल का उत्तराधिकारी कौन था? तो वायसराय के रूप में यानी कि बेबल के बाद वायसराय कौन बना था? इरविन, मिंटो, लिनलिथगो या माउंटबेटन? तो इसका सही आंसर है बेबल के बाद बना था वायसराय माउंटबेटन बना था। कौन बना था? माउंटबेटन बना था। और माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। कौन सी नंबर का था? ये अंतिम नंबर का वायसराय था। और जो बेवेल रहा था उसका जो कार्यकाल था 1947 में ये हट गया था। उसके बाद 1947 में बना था माउंटबेटन वायसराय। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है, जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है? कौन सा देश है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश? चिली, ब्राजील, पेरू या इक्वाडोर? तो इसका सही आंसर है ब्राजील। जो देश है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और ब्राजील पूरी दुनिया में 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का देश है सभी देशों में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है, 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी किस कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया? तो यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, उसमें कांग्रेस की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? किसने किया था? महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, M.A. जिन्ना ने या B.R. अम्बेडकर ने? तो इसका सही आंसर है ये प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन पर। और ये कब किया था? ये गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, गांधी और इरविन के बीच में जो 1931 में समझौता हुआ था, उसके बाद गांधी जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 40 है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे FCI कहा जाता है, के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे अनाज के स्टॉक को कहा जाता है। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा गेहूं और चावल जैसे जो अनाजों को खरीदा जाता है उसके स्टॉक को क्या कहते हैं? खाद्य सुरक्षा, खाद्य भंडारण, सुरक्षित भंडार या खाद्य भंडार? तो इसका सही आंसर है ये होता है सुरक्षित भंडार। इसको एक और नाम से जाना जाता है बफर स्टॉक। क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं बफर। जो स्टॉक होता है वो होता है सुरक्षित भंडार, इसी का अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41, भारतीय संविधान का भाग 5 संबंधित है, किससे संबंधित है? चुनाव से, पंचायत से, संघ से या मौलिक कर्तव्यों से? तो इसका सही आंसर है ये है संघ से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। जो भारतीय संविधान का भाग 5 है वो संघ से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद हैं कुल 52 से लेके 151 तक। सभी अनुच्छेदों का इसमें वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 है, चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र के स्तर में असामान्य वृद्धि को के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? स्टॉर्म सर्ज के रूप में, हार्बर लहरें, सेस या सुनामी? तो इसका सही आंसर है स्टॉर्म सर्ज के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43 है, आर्यभट्टीय पुस्तक किस बारे में है? तो जो आर्यभट्टीय पुस्तक है वो किसके बारे में है? चिकित्सा के, व्याकरण के, सर्जरी के या खगोल शास्त्र? तो इसका सही आंसर है ये है खगोल शास्त्र से संबंधित है। आर्यभट्टीय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आर्यभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? जो जो कि भारत के एक गणितज्ञ थे, उनके द्वारा आर्यभट्टीय पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? तो जो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है वो होता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। पीठासीन अधिकारी होते हैं, उन्हीं को लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। और लोकसभा में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष चुना जाता है। लोकसभा में से ही लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। इसका ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। लोकसभा अध्यक्ष का एक कार्य होता है जो संयुक्त जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा के अध्यक्ष को की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45, कौन सा श्वसन जीव को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? एरोबिक श्वसन, जिसे वायवीय श्वसन कहते हैं, होमोजेनिक श्वसन, अवायवीय श्वसन या विषमजन्य श्वसन?
तो इसका सही आंसर है जो एरोबिक श्वसन होती है, जिसे वायवीय श्वसन कहा जाता है, ये जो है अधिक ऊर्जा प्रदान करती है जीव को, क्योंकि इसमें एरोबिक श्वसन में एटीपी का निर्माण जल्दी हो जाता है। किसका निर्माण? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो निर्माण होता है उसका निर्माण जल्दी हो जाता है, जो कि हमें ऊर्जा देती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 है, भारत को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता आ रहा है, तो किस दिवस को? 24 दिसंबर को मनाता है, 10 दिसंबर को, 3 दिसंबर को या 21 जून को? तो इसका सही आंसर है 24 दिसंबर को भारत राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। और ये किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, जिसकी वजह से 24 दिसंबर को भारत राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है। इसमें क्या होता है, जो ग्राहक होते हैं उनके जागरूकता और उनको जागृत करने के लिए, उनकी जिम्मेदारियों के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47 है, भारत संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसको नियुक्त किया गया था? बी एन राव को, बी आर अम्बेडकर को, एस एन मुखर्जी को या एच बी आर आयंगर को? तो जो संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार चुने गए थे बी एन राव। कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, बी एन राव चुने गए थे, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 है, मूल रूप से भारत के संविधान में शामिल है, तो भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद शामिल थे या हैं? अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 325 या अनुच्छेद 440? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। मूल रूप से भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद शामिल हैं। और उस समय कितनी अनुसूचियां थी? उस समय 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। उस समय कुल 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 49 है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर में, सारनाथ में, सांची में या बोध गया में? तो जो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50, गंगा की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में आकर मिलती है? तो कौन सी नदी है? गंडक, कोसी, घग्गर या रामगंगा? तो इसका सही आंसर है गंडक जो नदी है ये पटना के पास सोनपुर में आकर मिलती है गंगा में। और ये जो गंडक नदी है ये नेपाल की प्रमुख नदी है, नेपाल की प्रमुख नदी है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। तो हमारे जीके जीएस के 50 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो और आप आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।